हम बात करने वाले हैं ऐसे 200 के बारे में। ऐसे 200 का नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर और कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात की गई है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, चाहे वो फ्रॉड के कारण हो, चाहे वो एरर के कारण हो। और फिर उसके बेसिस पे ऑडिटर क्या करेगा, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं वो एज़ पर एप्लीकेबल FRF ही बनाए गए हैं। ठीक है, फिर जो ऑडिटर को क्या करना है, फिर रिपोर्ट करने जाना है। तो सेकेंड है रिपोर्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो जो भी रिपोर्ट है उसमें जो भी ऑडिटर ने जो भी फाइंडिंग करा है उसके बारे में वो क्या करने जाएगा, कम्युनिकेट करने जाएगा। अगर आप रीजनेबल अश्योरेंस नहीं ले पाते हो तो फिर आपको क्या करना है, आपको क्वालिफाई कर देना है ओपिनियन। और अगर क्वालिफाई करके भी आपका काम नहीं चल रहा, वो भी इनसफिशिएंट पड़ता है, तो उसके केस में आप क्या करोगे, आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे या फिर आप विड्रॉ कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई है स्कोप ऑफ ऑडिट। देखो 2 पॉइंट है इधर, एक है स्कोप और एक है आस्पेक्ट। स्कोप का जो फोकस है ना वो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे बात करनी है, और आस्पेक्ट के केसेस में हम एक पर्टिकुलर कोई कैप्शन उठाएंगे और उसके बेसिस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है कि भाई जब आप ऑडिट करोगे तो आपको सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं कोई भी एंटरप्राइज के। देन सेकंड है, उसके बाद जो आप सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको ओपिनियन देना है। ओपिनियन क्या दोगे कि जो भी आपने एविडेंसेस इकट्ठे करे, जो भी ऑडिट के एविडेंसेस लिए हैं वो क्या है, वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रिलायबल एंड सफिशिएंसी की बात की तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है रिकॉर्ड्स की और सोर्स डेटा की वो रिलायबल है या सफिशिएंट है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि भाई एंटरप्राइज में कैसे अकाउंटिंग सिस्टम लगते हैं और क्या इंटरनल कंट्रोल है। सेकेंड, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट, इंक्वायरी और दूसरे वेरिफिकेशन प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, अकाउंट बैलेंसेस के ऊपर, ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ वो रिलायबल है या सफिशिएंट है या नहीं। सेकेंड एज वेल, ये तो बात हो गई किसकी, P&L बैलेंस शीट के ऊपर। सेकेंड, ऐसे ही वहाँ पे डिस्क्लोजर भी देने हैं, तो आपको क्या देखना है, आपको ये भी देखना है कि भाई डिस्क्लोजर प्रॉपर दिए हुए हैं या नहीं। तो डिस्क्लोजर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसको, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, जो भी कंपेयर करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ, और देखोगे कि भाई वो प्रॉपर्ली समराइज़ किए गए हैं या नहीं करे गए। इसके बाद आप ये भी देखोगे कि जो मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम वो ठीक है या नहीं है। एज वेल एज ऑडिटर ये असेस करेगा कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आपने लगाई हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं, आपने ढंग से सेलेक्ट किया है या नहीं किए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो क्या करे, वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे विद इन दी स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। ठीक है, आप उससे ये नहीं बोल सकते कि भाई आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स वाले काम भी आप करो कि भैया चलो फिजिकल वेरिफिकेशन भी आप कर लो, असेट का फिजिकल कंडीशन भी आप देख के बता दो, तो वो सब नहीं चलेगा। नेक्स्ट, आपके स्कोप के ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। स्कोप ऑफ ऑडिट में ऐसा बोला गया है। क्यों? देखो, अगर आपके स्कोप के ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट होगा तो उससे क्या होगा, ऑडिटर इम्पेयर हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा कि भाई वो ओपिनियन प्रॉपर्ली ना दे पाए। और अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आया तो उसके केस में क्या होगा, आपको क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करने जाना है। ये हम ऐसे 705 में बात करते हैं ओपिनियंस के बारे में। नेक्स्ट बात की गई है एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। जैसे अभी हमने स्कोप में पढ़ा था ना कि आपको सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय एस्पेक्ट्स। तो एस्पेक्ट्स कैसे बात किया गया है कि जैसे आप ऑडिट करोगे ना तो आप क्या क्या चीज़ों को कवर करने जाओगे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्कोप बात कर रहा था कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आपको क्या क्या चेक करना है। एस्पेक्ट्स आप कैसे चेक करने जाओगे, क्या चेक करोगे, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सिस्टम ऑफ प्रोसीजर चेक करोगे, उसको रिव्यू करने जाओगे कि भाई वो एडिक्वेट है या नहीं, वो कॉम्प्रिहेंसिव है या नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, अच्छा आपने देख लिया, पूछ लिया कि अच्छा ये सिस्टम है, ये प्रोसीजर है। फिर आप क्या करोगे, उसको एग्जामिन करोगे कि भाई आपके यहाँ पे अकाउंटिंग का सिस्टम कैसे है, क्या आपका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, वो देखोगे। ठीक है, क्या वो प्रॉपर्ली सारे ट्रांजेक्शन्स वगैरह को रिकॉर्ड कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। और फिर आपने प्रोसीजर एग्जामिन किया ना, तो सिस्टम वगैरह एग्जामिन किया ना, उससे आप क्या कर पाओगे, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड कर पाओगे अपने ऑडिट प्रोसीजर का। वो करा, फिर उसके बाद आप वाउचर्स को वेरिफिकेशन करोगे और जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनका वाउचिंग करने जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो वैलिड है या नहीं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दे रहे हैं या नहीं, कैपिटल रेवेन्यू का प्रॉपर से बाइफर्केशन हुआ है या नहीं। फिर इसके बाद आपने क्या करने जाएंगे, फिर इसके बाद अपने सारे असर्शंस को चेक करने जाएंगे कि भाई जो भी एक अकाउंट बैलेंस के ऊपर एट द पीरियड एंड जितने भी असर्शंस लगते हैं वो सारे फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं। सीवॉप वाला पढ़ा था ना अपने ने, तो वही एग्जिस्टेंस है या नहीं, राइट एंड ऑब्लिगेशन है या नहीं, कंप्लीट है, वैल्यू एलोकेशन, ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है या नहीं, मतलब करेक्टली दिखाई गई है या नहीं दिखाई गई है। फिर हम सारे बैलेंस शीट आइटम चेक करेंगे, जैसे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन करने जाएंगे कि भाई एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, वैल्यू ठीक है या नहीं। ठीक है, सारे स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस चेक करेंगे, लॉ रेगुलेशंस ये सब फुलफिल किए गए हैं नहीं किए गए, फिर अपना ओपिनियन देने जाएंगे। तो ये सारी बात करते हैं कहाँ पे, एस्पेक्ट्स में, कि भाई ऑडिट के एस्पेक्ट्स क्या है।
अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रीज़नेबल अश्योरेंस देने जा रहे हैं। अब रीज़नेबल अश्योरेंस का मतलब क्या है? रीज़नेबल अश्योरेंस का मतलब है कि हम एक क्या कर रहे हैं, एक हम हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दे रहे हैं जो कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस से नीचे आती है। देखो ऑडिटर है ना, जब ऑडिट करने जाएगा तो वो क्या करेगा, वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा कि वो ऑडिट की रिस्क को कम कर सके, ठीक है, वो एक एक्सेप्टेबल लो लेवल तक ला पाए। क्या वो ज़ीरो कर सकता है? क्या वो ऑडिट रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकता ना। आप ऑडिटर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो उसको ज़ीरो कर पाए। तो इसके कारण हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे रहे होते हैं कि भाई जो है वो फ्री है ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। उसकी जगह पे हम क्या दे रहे होते हैं, हम दे रहे होते हैं हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, दैट इज़ रीजनेबल अश्योरेंस। याद है हमने अभी स्टार्टिंग ही किया था, तब क्या बोला था, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है। अब रीजनेबल अश्योरेंस क्यों दे रहे होते हैं, ठीक है, तो हम दे रहे होते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण। इनहेरेंट लिमिटेशन में क्या आता है, तो देखो ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, जब वो चेक करने जाएगा तो क्या वो सब कुछ चेक कर सकता है क्या, या वो ये बोल सकता है 100% ठीक है? तो नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? तो देखो दे आर मेजर रीज़न। जैसे पहला है नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि भाई जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं ना, तो हम वो जजमेंट की बेसिस पे बना रहे होते हैं। मैनेजमेंट ने क्या है, काफ़ी सारे जजमेंट लिए होते हैं, तो वो क्योंकि जजमेंट इन्वॉल्व है इसके लिए एक प्रॉब्लम वो हो गई। देन सेकंड क्या हो सकता है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। हमारे ऑडिट प्रोसीजर में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। दे आर सम प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन कि भाई जो ऑडिटर की एबिलिटी के ऊपर लगता है कि वो जब ऑडिट एविडेंस लेने जाएगा ना उस टाइम पे, ऐसा देखो ऑडिटर ने मांगा कि भाई एविडेंस दो, ज़रूरी है मैनेजमेंट सब कुछ प्रोवाइड करे। दे आर चांसेस कि भाई इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली वो क्या करे, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करे। अब इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं तो हम चेक कैसे करेंगे, पहला प्रॉब्लम। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, फ्रॉड का रीज़न हो सकता है कि भाई जो फ्रॉड है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर फ्रॉड है तो वो तो वैसे भी नहीं बताएगा, तो उसने प्रॉपर्ली इस तरीके से कंसील करके रखा हुआ कि हमें पता भी ना चले। तो ये रीज़न हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं ना तो हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे होते। जब तक हमें लगे नहीं कि भाई कोई प्रॉब्लम है तब तक तो हम ऐसे इन्वेस्टिगेशन वाला माइंड ही नहीं रखते। तो एक वो है। तो फर्स्ट हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड दूसरा हो गया नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। थर्ड क्या है, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। देखो जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम चेकिंग करने जा रहे हैं तो हम 100% चेकिंग थोड़ा ना करने जाएंगे कि एक ही डॉक्यूमेंट देखेंगे। फिर उन्होंने पूरे 12 साल लगा के, पूरा 12 महीने लगा के वो काम किया है। हमें चेक करने जाना तो थोड़ा ना हम 12 महीने लगा के चेक करेंगे। हमारे एक टाइम लिमिट होता है कि भाई इतने टाइम लिमिट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारा ऑडिट खत्म हो जाए, क्योंकि हमारी कॉस्ट भी लग रही होती है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन कि भाई जितना हमें बेनिफिट चाहिए उतनी हमारे लिए कॉस्ट भी खर्च हो। तो वो हो गया। फिर अदर मैटर्स भी हो सकते हैं। अदर मैटर्स कैसे, जैसे कुछ अजर्शंस होते हैं, कुछ हमारे सब्जेक्ट मैटर होते हैं जो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर माइट बी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, या फिर वहाँ पे क्या हो सकता है, कोई नॉन कंप्लाइंसेस का अकरेंस हो सकता है, फ्यूचर इवेंट हो सकते हैं जिसके कारण गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सके। तो ये सारी क्या है, हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसके कारण हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, ना कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस। फिर नेक्स्ट क्या बात की गई है कि ऑडिटर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनको फुलफिल करना है। तो सबसे पहले उनको कंडक्ट करना है जो ऑडिट, वो एज़ पर एसेस करना है, उनको सब कुछ कंप्लाई करने जाना है, जो भी एसेज हैं, जो भी ऑडिटर्स रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें। दूसरा उनको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है कि भाई एसेज फुलफिल हो रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर ढंग से लग रहा है या नहीं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं या नहीं, जितने भी हमारे रेलिवेंट रिक्वायरमेंट है एसेज को लेके कि भाई ये कंडीशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कहीं पे हमें अगर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो हम वो करने जाएंगे, ठीक है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम मॉडिफाई कर देंगे। देन नेक्स्ट हमारे लिए बोला गया एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना। हमने पढ़ा ना IPCOP। आई मतलब इंटीग्रिटी, P मतलब हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यूक है, C मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, O मतलब ऑब्जेक्टिविटी एंड P मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर, जो हम प्रोफेशनल एथिक्स में भी पढ़ते हैं, मतलब पूरा डिटेल में। देन नेक्स्ट है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म मतलब कि भाई आपको हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड का रहना है, अलर्ट रहना है, आपको क्रिटिकल असेसमेंट करना है सारे ऑडिट एविडेंस का, ठीक है। आपको कुछ भी इससे क्या होगा, हमारा रिस्क कम हो जाएगा कि हम कोई चीज़ ओवरलुक करके चले जाएंगे कि चलो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस है फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे, तो एक वो कम हो जाएगा। देन दूसरा ओवर जर्नलाइजिंग करना हमारा कम हो जाएगा। जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करने जाएंगे हम इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस नहीं देंगे, ठीक है, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हमें नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करना है तो उस टाइम पे हम जो अजम्पशंस देंगे वो हमारे इनअप्रोप्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस अगर हमें मिल रहे होंगे तो उस टाइम पे हम क्या रहेंगे, भाई अलर्ट रहेंगे। देन उसके बाद रिलायबिलिटी, हमें डॉक्यूमेंट्स का चेक करने जाना है, हमें पॉसिबल फ्रॉड्स को ध्यान में रखना है, हमें ऑडिट प्रोसीजर का ध्यान रखना है कि भाई क्या ऑडिट प्रोसीजर रहना चाहिए हमारा ऐसे के हिसाब से, ठीक है। देन उसके बाद जब हम प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगा रहे होंगे तब हमें क्या करना है, तब हमें अपना पास्ट एक्सपीरियंस को डिसरिगार्ड नहीं करना है।
आपको मैनेजमेंट की ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को भी ध्यान में रखना है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप ये चीज़ों को ध्यान में रखोगे तब आप प्रोफेशनल एस्केपिज्म को एकदम भूल ही जाओगे। आपको वो भी मेंटेन करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट मतलब आपको अपना जो भी ट्रेनिंग है, जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो लगाने जाना है। जब आप क्या करोगे, जब आप ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और एथिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह चेक करोगे तब, ठीक है। आप जब डिसीजन लोगे, जो भी आप सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो भी बेस्ट रहेगा उस हिसाब से आप क्या करने जाओगे, आप अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाने जाओगे, ठीक है। प्लानिंग करोगे, परफॉर्म करने जाओगे ऑडिट। उसके बाद जब आप फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को क्या करोगे, आप जब चेक करने जाओगे, देन उसके बाद आपको जो ये मेंटेन करना है प्रोफेशनल जजमेंट, वो आपको थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करना है। फिर प्रोफेशनल जजमेंट आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि भाई आपको मटेरियलिटी क्या रखना है। जैसे कब कब आप प्रोफेशनल जजमेंट लगाओगे, तो जैसे मटेरियलिटी डिसाइड करने में, ऑडिट रिस्क को डिसाइड करने में, आपके ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड क्या रहेगा, उसके लिए आपके जो भी ऑडिट के आपने प्रोसीजर लगाए हैं क्या वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं। आपको ये देखने जाना है कि मैनेजमेंट ने जो जजमेंट लगाया है क्या वो ठीक है या नहीं। तो उसके लिए आपको भी तो अपना जजमेंट लगाना पड़ेगा। आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो उस टाइम पे आपको अपना जजमेंट लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे किसका, ऑडिटर का रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमने बोला कि भाई एसेस के हिसाब से काम करो। सेकेंड हमने बोला सारे एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करो। फिर प्रोफेशनल एस्केपिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट। फिर उनको और क्या करना होता है, फिर उनको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने जाने, ठीक है। जिसमें वो क्या करेंगे, उसके ऊपर वो अपना रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे। अब यहाँ पे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट दो वर्ड क्यों बोले गए। सफिशिएंट बोलते हैं क्वांटिटी को लेके, एंड अप्रोप्रिएटनेस बोलते हैं अपने किसको, क्वालिटी के लिए, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद आपको ट्राई करना है कि आपका ऑडिट रिस्क आप क्या कर सको, कम से कम कर सको। तो ऐसे पूरा क्या बात कर रहा है, तो ऐसे ये सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहा है। ओके, एक अपने क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक जगह का ऑडिट हुआ, ठीक है। ऑडिट होने के बाद उधर ऐसा ऑडिटर को ऐसा बोला गया कि भाई आपने ऑडिट की इस जगह का, तो आप यहाँ के जो भी फ्रॉड वगैरह है उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसका रीज़न बोला गया कि भाई क्या, तो ये क्या है आपका, ये प्रॉब्लम है, ऐसा बोला गया। तो ऑडिटर ने क्या बोला कि भाई देखो यहाँ पे तो इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट की, कि जिसके कारण हम क्या नहीं कर सकते, जिसके कारण हम परसुएसिव एविडेंस नहीं ले सकते, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो क्या जो ये चीज़ ऑडिटर ने बोली, क्या ये सही बोली क्या। तो देखो ऐसे 200 क्या बोलता है, ऐसे 200 बोलता है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि भाई उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि उसको क्या करना है, उसको ऑडिट कंडक्ट करना है एज़ पर द रेलेवेंट एसेट, ठीक है। और एज वेल एज हमने SQC1 भी देखा है। SQC1 क्या बोलता है कि भाई देखो ऑडिट के अंदर कुछ ना कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन तो होती हैं, जो कि जिसके कारण क्या अनअवॉइडेबल रिस्क आते हैं, जो हम लोग शायद से हम फिर डिटेक्ट ना कर पाएँ ड्यूरिंग जब हम ऑडिट कर रहे हो, एज़ पर ऐसे वगैरह सब, ठीक है। पर इसका ये मतलब थोड़े ना है कि जब हम ऑडिट करने जाएंगे और हमने ऑडिट किया और उसके बाद हम ये बोल दें कि भाई ये चीज़ निकली और इसके लिए हम जिम्मेदार ही नहीं है। तो इधर हम कुछ पॉइंट्स बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहला पॉइंट तो क्या हो सकता है कि जो इनहेरेंट लिमिटेशन है ना, वो एक जस्टिफिकेशन की तरह काम नहीं कर सकती कि भाई जो ऑडिटर है वो लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस से काम चला लेगा और अपना उस हिसाब से ऑडिट कर देगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो ऑडिटर है ना, उसको ऑडिट किस हिसाब से करने जाना है, ऐसे के हिसाब से करने जाना है, ऑडिट प्रोसीजर लगाने जाने हैं एज पर द सर्कमस्टेंसेस। इसके बाद उसको ऑडिट एविडेंस कैसे लेने हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट लेने जाने हैं, ऑडिट रिपोर्ट कैसे देनी है, तो वो एविडेंस के बेसिस पे देनी है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर की जिम्मेदारी थी। तो जब वो अपना ओपिनियन दे रहा होगा तो वो ये सब चीज़ों को देख के ही देगा। तो ये सब के कारण हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई जो अगर कोई लिमिटेशन मिली है या कोई प्रॉब्लम निकली है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, ना कि ऑडिट के कारण। दे आर रीज़न कि भाई हाँ, जिसके कारण ऐसा सब कुछ हो सकता है। दे आर पोटेंशियल इफेक्ट कि भाई जिसके कारण इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हो, पर ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है।